आप चाह रहे हो कि भाई एक फॉर्म हो जिसको आप फिल करो, सबमिट पे क्लिक करो, तो आपका जो भी डेटा है फॉर्म का वो कहाँ पे शो हो? गूगल शीट में शो हो। तो गूगल शीट भी अपनी एपीआईज देता है, आप कर सकते हैं आराम से। तो एपीआईज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म, किसी दूसरे वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए, किसी दूसरी एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इस केस में हमने एपीआईज को बहुत सिंपल सा रखा है, जिसके अंदर हमने कहा है कि सबसे पहले हमने बुक्स की एपीआई निकालनी है, ब्राउज़र खोल लेना है, और ये बुक्स की एपीआई। अच्छा, हम जो है ना कोर्स आउटलाइन जो फॉलो कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर से याद कर लेते हैं। गिटहब लर्न नेक्स्ट.जेएस, मैं गूगल पे लिख रहा हूँ, लर्न नेक्स्ट.जेएस पेनावर्स। ये मैंने जब गूगल पे सर्च किया लर्न नेक्स्ट.जेएस पेनावर्स, तो हमारे पास ये रिपोजिटरी आ गई। जैसे टाइपस्क्रिप्ट की रैप होती है वैसी नेक्स्ट.जेएस की भी है। इस स्टेप्स को हम फॉलो कर रहे हैं एक एक करके। हमने राउट्स पढ़े, हमने लिंकिंग पढ़े, हमने राउट ग्रुप्स, डायनेमिक सेगमेंट्स आज पढ़ेंगे हमने। उसके अलावा नीचे आते हैं हेडलेस सीएमएस, बाद में पढ़ेंगे। इन्वोकिंग एपीआई वाले अभी स्टेप में हमने, जिसमें हम एपीआई इन्वोक करना सीख रहे हैं। तो इस स्टेप में अगर मैं आऊँ तो बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि भाई आप पोस्टमैन से कैसे, पोस्टमैन बिल्कुल उस टूल की तरह है जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, थंडर क्लाइंट। तो आप एपीआई की टेस्टिंग कर सकते हो बगैर कोड लिखे, वो उस बारे में इस स्टेप में। उसके बाद रेस्ट एपीआई को कोड में कैसे लिखते हैं, डेटा सर्वर स्टैटिक, ये सारी हमारे पास चीज़ें हैं। कैशिंग वगैरह जो है हम बाद में पढ़ेंगे, बट जो है ये इन्वोकिंग एपीआई से रिलेटेड सारे स्टेप्स हैं। तो इसी के अंदर से मैंने बुक्स की एपीआई निकाली थी। अगर मैं इन्वोकिंग एपीआई पोस्टमैन वाले पे जाऊं तो यहाँ पे देखें पहले ही लिंक है, बट इतना अंदर जाने की बजाय हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पे आके सर्च करते हैं बुक्स एपीआई गिटहब। जब हम ये सर्च करते हैं तो हमारे पास बुक्स की एपीआई ही सबसे टॉप पर आती है, बुक्स एपीआई गिटहब। अच्छा, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है। अच्छा, इस एपीआई का क्या है, ये इसको क्या कहते हैं, बेस यूआरएल, जिसके थ्रू हम इस एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। हर एपीआई का अपना यूनिक यूआरएल होता है। जैसे इन जिन्होंने ये एपीआईज बनाई हैं उनका अपना यूनिक यूआरएल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि बुक्स की एपीआई यूज़ करनी है, जिसके अंदर मुझे बुक्स का सारा डेटा शो कराना है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी एपीआई है, /बुक्स। तो हम ये यूज़ करेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं जी, स्टूडेंट लीडर्स की टीम में से कौन आके डेटा फैच करना फिर से दिखाएगा, जो कि हमने कर चुके हैं। तो स्टूडेंट लीडर्स अपनी टीम में से, अच्छा परवेज भाई ने सबसे पहले बोला है। परवेज भाई यहाँ की आपकी टीम में ये ऐसा ही है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे कौन है, स्टूडेंट लीडर्स में, ठीक है। तो आप लोग जो है बैठ सकते हैं, लेकिन एक चक्कर भी लगा देगा ताकि जो है ना आपको पता चले आपकी टीम में कौन कौन है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी टीम को जान सकेंगे कि भाई कौन कौन अच्छे खिलाड़ी बैठे हैं आपकी टीम में। तो परवेज भाई ने बोला भाई मेरी टीम से एक खिलाड़ी आ रहा है, कौन आ रहा है, अनस। अनस के लिए ताली हो जाए। अनस का टास्क ये है कि, अच्छा कौन सी टीम है, टीम परवेज भाई आपने कौन सी, डी। तो टीम डी से हमारे पास आए हैं अनस। अनस का टास्क ये होगा कि अनस पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, और दूसरा टास्क ये होगा कि आपने बुक्स का डेटा फैच करना है,
और बुक्स का डेटा कंसोल पे प्रिंट कराना है। और जो भी डेटा आपके पास आए उसकी डेटा टाइप आपने लिखनी है। और ये सारे स्टेप्स इन बोर्डों को समझाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनस है और मैं अभी शुरू करता हूँ। यहाँ से शोर की आवाज़ आती है। जिस टीम से शोर की आवाज़ आएगी हम उस टीम के लीडर से पूछेंगे भाई आपकी टीम शोर क्यों कर रही है। बहुत ज़्यादा बेताब है आने के लिए तो हमें बता दें, बुला लेंगे। ये कह रहे हैं भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। अरविंद भाई नहीं रुक जाए, तुम आ जाए, हेल्प थोड़ी करेंगे। टास्क ये है कि एपीआई से डेटा फेच करना है। फेच करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा था? फेच का फंक्शन पढ़ा था। और एपीआई का यूआरएल देखने के लिए आप यहाँ ब्राउजर पर आके देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, नहीं तो हम उन पे दूसरी टीम से बुलाएंगे। नहीं स्टार्ट नहीं हुआ। चलिए करते जाए कोड और जो है ना इन्हें बताते जाए। सरेगी तो ये ना पॉपअप एक आ रहा है ना, अरे अच्छी बात है, वो गलत गलत बताता रहेगा। सीधा शाम में किसी का कार्ड मिला तो वो ये लेगा। अरे थोड़ा मतलब आउट ऑफ सिलेबस उसे बुला लिया, थोड़ा तो उसको सांस लेने दो। ट्राई भाई, अब यार ये तो कंट्रोल Z कर दूं और ये हाँ ठीक हो गया। चलो एक पार्ट तो कर लिया इन्होंने अपने टास्क का। अच्छा जी, अब आप देखें कौन सी ऐसी एपीआई है जो कि हेल्प कर सकती है सारी बुक्स का डेटा फेच करने में। सही है। अच्छा डेटा, अच्छा मैंने प्रिंट कराने को तो बोला ही नहीं, मैं बोला सिर्फ डेटा कंसोल पे प्रिंट कराना है बस। आपका ये टास्क नहीं है, मैं करके दिखाऊं। अब आपको चाहिए चाह रहे कि भाई आप करें तो बस सिंपल कंसोल पे करना है और उसकी डेटा टाइप लिखनी है।
चलिए सही है कोड। अच्छा जी, अच्छा ये मेरे मोबाइल में मसला है ना, मुझे यही था कि रात में मैंने कहा उठ के पढ़ती नहीं। अरे इनकी भी सुनो, ये जो है ना गलत गलत बता रहे हैं। फंक्शन से कहाँ लगेगा भाई ये सिंक? फंक्शन से पहले। चलो तो भाई अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंसोल के अंदर क्या चीज़ प्रिंट होनी चाहिए? बुक्स का डेटा शो होना चाहिए। सही है, तो सेव कर ले पहले। ओके, लेट्स सी। लोकल होस्ट 3000 लिख दें ताकि वो लोड हो जाए ब्राउजर पे। अच्छा, किस किस को लग रहा है कि भाई प्रिंट हो जाएगी बुक्स? और लीडर को लग रहा है मेरा बंदे ने सही दिया है। लीडर तो है ना, लीडर की हमने रिस्पेक्ट करनी है। लीडर चाहे तो फिर आपका नाम गंदे बच्चों में लिखवा दे। रुक जाए, बस इन्होंने कोड लिख लिया है। अब हमें बस ये देखना है कंसोल में क्या प्रिंट होगा। तो खुद ही आप वो टर्मिनल खोल लें, देख लेते हैं। वो VS कोड का जहाँ इनके हमने डेव किया, तो कुछ तो प्रिंट हुआ है। अब वो क्या प्रिंट हुआ है? वो डेटा के अलावा सारी चीजें प्रिंट हो गई। मतलब क्या चीज में से आपका जो डेटा है वो जेसन में आता है और उसके साथ बहुत सारी और डिटेल्स आती हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? सिर्फ डेटा। तो डेटा को प्रिंट कराने के लिए हाँ जेसन डॉट स्ट्रिंग कर लें जो भी है। नहीं चले, बस इन्होंने एक काम कर लिया अपने टास्क का कि डेटा फैच कर लिया सही। अब अगले टास्क के लिए हम किसी और को बुलाते हैं। सही है, तो कोई मसले की बात नहीं है भाई। वैसा आता भी हो ना, यहाँ पर आगे सब भूल जाते हैं और ऊपर से आप लोग वहाँ बैठ के तो आराम से तंग करते हो। जब आपकी बारी आएगी ना तो तंग नहीं करेंगे, सब भूल ही करेंगे। ठीक है, चले तालियां उस हिसाब से हम लेके चलेंगे। तो मैंने ये टास्क दिया था कि आपने डायनामिक पेजेस बनाना, ये टास्क है। तो देखते हैं कि भाई इन्होंने वो टास्क अचीव किया या नहीं किया। यहाँ पे हम सिंपल एक हेडिंग डाल देते हैं, बुक, बस वो। अच्छा, टास्क इनका ये था कि डायनामिक पेजेस जो है वो शो कराना है। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हमारे पास बुक्स का डेटा शो हो रहा है। ये हमने होम पेज पे काम किया, पिछली क्लास में भी किया था। अगला काम ये था कि अगर मैं URL के अंदर लिखूं बुक्स स्लैश बुक की ID जैसे 1, जब मैं इस पेज के अंदर जाऊं तो हमारे पास उस बुक का पेज खुल जाए। पहले खुल रहा था, पहले नहीं खुल रहा था, पहले आ रहा था 404, जिसका मतलब ये था कि वो पेज बना ही नहीं था। अब मैं यहाँ पे URL के अंदर ID अगर 2 लिखता हूँ, अब क्या ये पेज खुलेगा? अभी भी ये पेज खुलेगा जिसके अंदर हमारे पास हाँ पैराम्स का भी टॉपिक नहीं है ना। पहले ये चीज़ समझ लें, एक एक करके, वही मैं बताया ना, चीज़ें एक एक करके करेंगे तभी समझ आएगी, वरना पैराम्स अगर आप अभी बता देंगी ना तो डायनामिक राउट्स भी नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो वो जाहिर है वो हम करेंगे अभी। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ अचीव कर ली कि हमारे पास डायनामिक राउट्स जो हैं वो बन गए।
अब एक हमारे, अच्छा पहले यहाँ पे किसी का कोई सवाल, डायनेमिक राउट्स कैसे बनाए? डायनेमिक राउट की जो कन्वेंशन है, बनाने का तरीका है, वो ये है कि आपने सबसे पहले एक फोल्डर बनाना। ऐसे ही शो होता है ना, जब आप किसी प्रोडक्ट पे जाते हो तो उस प्रोडक्ट का यूआरएल ऐसे शो होता है। जैसे दराज के अंदर अगर मैं जाऊँ ना, तो दराज के अंदर यूआरएल ऐसे शो होगा, daraz.com, हमारे केस में लोकल 3000 स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश प्रोडक्ट का नाम, और प्रोडक्ट का नाम जो है वहाँ पे डैश करके शो हो रहा होगा। जैसे ब्लैक शूज़ है ना, तो ब्लैक शूज़ इस तरह से शो होगा। यहाँ जो है ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास दराज की अगर वेबसाइट होती तो दराज के अंदर हमारे पास क्या होता, daraz.com/products। अब हो सकता है इन्होंने प्रोडक्ट्स की जगह कुछ और लगा, और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का नाम होता, लेकिन हम चले प्रोडक्ट का नाम लिखते थे, जैसे ब्लैक शू। ये हमारे पास प्रोडक्ट का नाम है, और ये हमारे पास क्या है, डायनेमिक राउट्स है। इसी तरह से कोई और प्रोडक्ट अगर कोई खोलता तो उसके अंदर आपके पास यहाँ ब्लैक शू की जगह पे ब्लैक चेक। इसमें दोनों में क्या चीज कॉमन है? प्रोडक्ट्स वाली चीज कॉमन है, क्योंकि हम ये रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं, जो हमने प्रोडक्ट खोला हुआ है, जो हमने पेज खोला हुआ है, जैसे ब्लैक शू हमने खोला हुआ है, ब्लैक शू जो है वो प्रोडक्ट्स का हिस्सा है, तो इसलिए प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहे हैं। अब ब्लैक शू हमारे पास डायनेमिक राउट्स है, जिसके अंदर ब्लैक शू हो सकता है, यहाँ पे ब्लैक जैकेट हो सकती है, वाइट शूज़ हो सकते हैं, इसी तरह से जो भी प्रोडक्ट के नाम है वो हो सकते हैं। हमारे केस में प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारे केस में है बुक्स, और हमारा यूआरएल जो है वो daraz.com नहीं है, बल्कि क्या है, लोकल होस्ट 3000। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स लिखूँ या क्या लिखूँ, बुक्स। और यहाँ पे हमारे पास ब्लैक जैकेट की जगह पे हमारे बुक का नाम हम लिख सकते हैं, लेकिन बुक का नाम जो है ना उसमें स्पेसेस हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है हमारे बुक्स के डेटा के अंदर जो यूनिक है? इसके लिए हमने एक फाइल बनाई है जिसका नाम है page.tsx, और वो कौन से फोल्डर के अंदर है, वो एक बुक्स का हमने एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ID, और उस ID वाले फोल्डर के अंदर ये page.tsx है। अच्छा, ये शुरू में बुक्स क्यों लिखा है? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो हमारा यूआरएल है उससे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, बुक्स लिखा आए, इसलिए हमने यहाँ पे बुक्स लिखा है, फोल्डर के नाम में बुक्स लिखा है। या अगर मैं प्रोडक्ट लिखूँ तो हमारे फोल्डर के नाम में भी यहाँ पे फोल्डर के नाम में अगर मैं प्रोडक्ट लिखूँ तो हमारे यूआरएल में भी यहाँ पे प्रोडक्ट शो, बट यहाँ पे हम बुक्स शो करेंगे और यहाँ पे भी बुक्स शो करेंगे। तो हमने इस तरह से डायनामिक राउट, डायनामिक पेज बनाया ताकि हमारे पास हर बुक का डेटा शो करे। अच्छा, सकीना को अभी तक इसलिए बिठा के रखा है क्योंकि इनका टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इतना छोटा सा टास्क थोड़ी दूंगा स्टूडेंट लीडर को। दूसरा जो इनका टास्क है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये गलत करेंगे, कुछ गलती करेंगे उसमें, देखते हैं सही करती है नहीं करती। अभी मसला ये है कि डायनामिक पेजेस हमारे बन गए, लेकिन अगर मैं बुक 2 को भी शो कराऊं तो बुक 2 के अंदर भी हमारे पास क्या शो हो रहा है, बुक। अगर मैं बुक 3 में जाऊं तो बुक 3 में भी हमारे पास क्या शो हो रहा है, बुक। मैं चाह रहा हूं कि बुक ना शो, बुक लिखा है लेकिन बुक के बाद
बुक के आगे ही उस बुक की आईडी भी लिखी है, बस आईडी, बस आईडी। ये बुक लिखा हुआ है, इसके आगे उस बुक की आईडी, बस। ये टास्क है, देखते हैं कर रहा हूँ, ताकि हमें पता चल सके जो हम जिस पेज को हमने खोला हुआ है बुक के, वो कौन सी बुक का पेज है। आईडी 1 वाली बुक का पेज है, आईडी 2 वाली बुक का पेज है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। अभी डिस्कस करेंगे, इनका टास्क हो जाए। टीम आए आपकी, टीम हेल्प करेगी। क्या मिसिंग है, क्या क्या गलती क्या है? डेटा डेटा फैच करना भी नहीं है मुझे, सिर्फ आईडी तो हमारे पास कहाँ से आ रही है, यूआरएल में है ना आईडी, यूआरएल से आ रही है, बस वो आईडी प्रिंट कराना है। क्या गलती है? गलती कोई नहीं पकड़ पा रहा वैसे। पैरम्स के आगे डॉट बुक लिख दें। अच्छा, बुक की इन्होंने कहा, ये टीम शायद ई वाला है, एफ से कप्तान बैठे हुए, पीछे बैठे हुए, ये रहा भाई, क्या हो गया। अच्छा पैराम्स, अच्छा ये कह हिंदी सुन लेते हैं यार, बड़े कॉन्फिडेंस से बोला है। इन्होंने कहा है कि बुक की जगह पे स्ट्रिंग कर दें, कर दें स्ट्रिंग कर दिया। अब ये कह रहे हैं पैराम्स डॉट आईडी नहीं करो, यहाँ पे पैराम्स डॉट बुक करो, ठीक है ना। चलो अब अच्छा कुछ तो हुआ है, एरर तो चला गया भाई, एरर तो चला गया, ताली भाई। अब चलता है या नहीं वो तो देख लें, कहाँ है आईडी, बोला एरर तो चला गया, तो वो तो सारा मिटा देते तब भी चला जाता। तो क्या हुआ भाई, आईडी तो लिखा आ रहा है लेकिन प्रिंट नहीं हो रही आईडी। अच्छा जी, हम यहीं तक रखते हैं सकीना, हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जो है मैं इनको ज़रा टाइट करता हूँ, ठीक है, थैंक यू। नहीं आप वहाँ पे जाके देखें, मैं करा रहा हूँ ना, चलें सही है। तो इन्होंने टास्क कर लिया, लेकिन एक चीज़ रह गई उसमें जी, छोटी सी गलती है। क्या हुआ, किसी और की टीम की आ गई बिल्ली। अच्छा सिंपल सी गलती है, छोटी सी गलती है, वो क्या है, बुक की जगह आईडी आएगा, लेकिन पैराम्स तो समझ आए। पहले ये देख लेते हैं कि जो इन्होंने बताया है कि भाई आईडी आएगा, ये चल रहा है नहीं चल रहा। आईडी के साथ क्या प्रिंट हो रहा है, जो बुक हमने खोली हुई है। जैसे अगर मैं 4 वाली बुक खोलूँ, 5 वाली बुक खोलूँ, तो 5 वाली बुक की आईडी प्रिंट हो रही है। अब पैराम्स को जरा गौर से देखते हैं, पैराम्स है क्या और कैसे यूज करते हैं। हमने क्या करना है कि अच्छा, हमने क्या करना है कि यहाँ पे
डायनेमिक पेजेस तो हमने सक्सेसफुली बना दिया। अच्छा, इस पेज की ज़रूरत नहीं है, उसको हटाओ। हमारे पास एक पेज है जहाँ पे हम सारी बुक्स का डेटा शो करा रहे हैं, और इस लिंक को भी फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। इसको समझेंगे ना तो फिर वापस निकलेंगे, ठीक होगा। तो H2 हमारे पास यहाँ सारी बुक्स का डेटा शो हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इन सारी बुक्स के एक पेज बना रहे हैं, डायनेमिक पेज जिसे कहता है। टास्क ये है कि आईडी के साथ यहाँ पे क्या शो हो, हमारी बुक की आईडी यहाँ पर आता है हमारी ये वाली एग्जाम्पल में। हमने डायनेमिक राउट सक्सेसफुली बना दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि हर बुक के यूआरएल को जब भी हम एक्सेस करेंगे उस बुक का पेज खुल जाएगा। पहले क्या हो रहा था, यहाँ बुक का पेज नहीं खुल रहा था, बल्कि क्या हो रहा था, 404 का एरर आ रहा था। लेकिन एक टास्क यहाँ पे ये है कि भाई मैं चाह रहा हूँ जब भी हमारा ये पेज खुले, कोई सा भी इन तीनों में से कोई सा भी पेज खुले, हमारे पेज के अंदर क्या चीज़ प्रिंट हो, बुक की आईडी। वहाँ मैंने ब्राउज़र बनाया था। हाँ, ये हमारे ब्राउज़र में अच्छा लोकल ओ 3000 की जगह नहीं है, तो हम सिंपल यहाँ पे /books/id जो भी आईडी है। तो अगर मैंने बुक्स का पेज खोला हुआ है, और कौन सा पेज, उस बुक का पेज खोला है जिसकी आईडी 2 है, तो यहाँ प्रिंट होना चाहिए, यहाँ प्रिंट होना चाहिए आईडी 2। अगर मैं अपने यूआरएल में लिखूं book/id3, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए id3। यहाँ मैं 4 लिखूं तो प्रिंट होना चाहिए 4, ऐसे। तो ये वाली चीज़ अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या टेक्निक हो सकती है? सिंपल सी टेक्निक है। आईडी हमें कहाँ से मिल रही है, यूआरएल में मिल रही है। यूआरएल से अगर मैं आईडी किसी तरह से निकाल के ऐसे प्रिंट करा दूं H1 के अंदर, तो कोई मसला है? कोई मसला नहीं। अब सवाल ये है कि ये जो यूआरएल में आईडी लिखी हुई है 4, इसको निकाले कैसे? तो नेक्स्ट.js ने आपको इसका बहुत आसान तरीका दिया है। नेक्स्ट.js ने कहा है कि भाई हमने आपके लिए ये जो डायनेमिक पेजेस बनाए हैं, इसमें आपका कोई कमाल है? नेक्स्ट.js ने बना के दिए। नेक्स्ट.js ने कहा है कि भाई अगर आपने मुझसे बनवाने हैं ना आसानी से, तो फोल्डर का नाम रखो स्क्वायर ब्रैकेट में। नेक्स्ट.js हमारे पेजेस बनाए। अच्छा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने रखा है ना, इसके अंदर हमने इसका नाम क्या रखा है, आईडी। नाम क्या रखा है, आईडी। ये याद रखना, नाम मैटर करता है। कहाँ मैटर करता है वो अभी हम देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर page.tsx की फाइल क्यों बनाई है? पेजेस बनाना, क्योंकि चाहे डायनामिक पेज हो हमारे पास, बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि फाइल का नाम page.tsx होना चाहिए। इसको डायनेमिक करने के लिए इसका जो फोल्डर है उसका नाम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो, ये डायनेमिक हो जाएगा। तो डायनेमिक करना मुश्किल नहीं है, डायनेमिक क्या होता है वो समझना मुश्किल है ज़्यादा। करना तो बहुत आसान है, फोल्डर का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, उसके अंदर page.tsx बना दिया। अच्छा, page.tsx बनाने के बाद हमने पेज का सारा कोड लिख लिया, जिसके अंदर फिलहाल हमारे पास आईडी की हेडिंग शो हो रही है। तो डायनेमिक पेज बन गया, लेकिन हम चाह रहे हैं डायनेमिक पेज शो हो। तो कैसे कर सकते हैं? अभी यहाँ पे स्टूडेंट टीचर जो सकीना आई थी, उन्होंने भी ये काम करा था। ये जो पेज है ये हमने देख लिया नेक्स्ट.js बना रहा है। नेक्स्ट.js जब इस पेज को बना रहा होता है तो उसके साथ
आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ दे देगा डायनामिक पेज के साथ, जिसको हम कहते हैं पैरम्स। पैरम्स वैसे तो हमें पता है प्रॉप्स आते हैं यहाँ पे, और प्रॉप्स के अंदर पैरम्स होते हैं, लेकिन हमने डीस्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि प्रॉप्स के अंदर जो चीज़ें हैं ना, उसको अगर हमने निकालना हो तो यहाँ राउंड ब्रैकेट के अंदर ही कर्ली ब्रैकेट लगाए, और जो भी चीज़ निकालनी है हमने पैरम्स निकालना है। पैरम्स क्या है वो अभी देखेंगे, पहले निकाल तो ले। पैरम्स के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते, इसका नाम पैरम्स ही है, पैरम्स ही निकलेगा। अच्छा, पैरम्स है क्या पता नहीं, तो काम करते हैं जो भी है उसको कंसोल करा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पैरम्स ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, डेटा टाइप का मसला है, बट वो हम जितना कम रखें उतना समझने में आसानी होगी। डेटा टाइप अभी लगा लेंगे। फिलहाल यहाँ पे डेटा टाइप मैं रख देता हूँ एनी। डेटा टाइप हम सही वाली लगाएंगे, फिलहाल एनी रख दिया। अच्छा, कंसोल में मैंने प्रिंट कराया पैरम्स। अब देखते हैं हमारे पास कंसोल में क्या चीज़ प्रिंट होती है। मैं आता हूँ अपने लोकल होस्ट पे, मैंने यहाँ पे URL पे लिखा /books/5, जो भी 5 वाली बुक है वो मुझे खोलनी है। इस पेज पे चलते हैं। प्रिंट तो जाहिर है अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन कंसोल में जो चीज़ है वो हम देख सकते हैं अपने टर्मिनल पे। तो टर्मिनल को यहाँ से मैंने खींच के खोला। अब देखते हैं पैरम्स के अंदर क्या आ रहा है। तो बहुत नीचे आना पड़ेगा हमें। ये क्या आ रहा है, दोबारा चला दें। कुछ गलती कर दी मैंने, पैरम्स की जगह प्रॉप्स डाल दें, उससे क्या होगा। अच्छा चलो देख लेंगे, इनकी भी सुन लेते हैं। ये कंसोल मेरे ख्याल में यहाँ से तो नहीं आ रहा। अच्छा, एक काम ये करते हैं, पैरम्स को भी प्रिंट नहीं कराते। हमें पता है हर रिएक्ट के हर कंपोनेंट के अंदर एक चीज़ होती है प्रॉप्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रॉप्स होंगे जो कि Next.js पास कर रहे हैं। सिर्फ प्रॉप्स हम कंसोल करा के देखते हैं क्या आता है। कुछ मसला हो गया। ये जो तुम बहुत बोल रहे हो, बहुत अच्छा। क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? पैरम्स प्रॉमिस कर दिया इन लोगों ने। नेक्स्ट 15 के अंदर इन्होंने कुछ शायद छेड़खानी करी है, बट जो है तो हमारे पास यहाँ पहले जो होता था वो तरीका नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, पैरम्स को ही प्रिंट कराएंगे, बट पैरम्स को प्रिंट कराने से पहले हम लिखेंगे console.log const अपडेट। पहले चला के देख लेते हैं चल भी रहा है नहीं चल रहा। console.log id पहले देख लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, चल तो रहा है। आईडी आ गई हमारे पास 5, क्योंकि हमने 5 वाले पेज खोला है। अब ये काम मैंने किया क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई डायनेमिक जितने भी पेजेस होते हैं ना वो बनाता है Next.js। Next.js जब इन डायनेमिक पेजेस को बना रहा था तो Next.js ने इस डायनेमिक पेज के अंदर एक चीज़ हमें पास करी जिसको हम कहते हैं पैरम्स। पैरम्स का क्या कॉन्सेप्ट है? पैरम्स बेसिकली आपके पास
URL के अंदर जितने भी डायनामिक राउट्स हैं उसको पास कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा URL ये है, ये हमारा URL लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट, एक सेकेंड, सही, लोकल होस्ट 3000/book/1। इसमें से डायनेमिक पाथ कौन सा है, डायनेमिक पैराम कौन सा है? बुक्स वाला नहीं, 1 वाला पार्ट डायनेमिक है। तो इसका कलर मैं चेंज करके कर देता हूँ ग्रीन। इसी तरह से यहाँ पर भी कौन सा वाला डायनेमिक है? 2 डायनेमिक है। इसी तरह यहाँ पर भी 3 जो है वो डायनेमिक है। तो नेक्स्ट जेएस क्या करता है? अच्छा, इसको हम कह रहे हैं पैराम। ये जो डायनेमिक आपके पास है ना, इसको हम कह रहे हैं पैराम। ये नेक्स्ट जेएस क्या करता है? आपके URL में से निकाल के आपको पैराम नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको दे देगा। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, इसलिए दे रहा है। क्यों पड़ेगी, कौन बता सकता है? डेटा फैच करने के लिए हमें क्या करना होगा? 3 नंबर में जो बुक है उसका डेटा भी तो फैच करना होगा ना, इसलिए हमें ये आईडी चाहिए। तो ताकि हम API को कॉल करके 3 नंबर वाली जो बुक है उसका डेटा मंगवा सकें। तो ये जो चीज़ है 1 2 3, ये हमारे पास किसके अंदर आ रहा होता है? पैराम्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है पैराम्स के अंदर। अच्छा, पैराम्स के अंदर ऐसे आ रहा होता है पैराम्स 2 3, ऐसा आ रहा होगा 4, नहीं, पैराम्स के अंदर एक और ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर आईडी होगी, और आईडी के अंदर अगर मैंने ये 3rd वाला पेज खोला हुआ है तो आईडी के अंदर आ जाएगा यहाँ पे 3। इसी तरह से अगर मैंने 2nd वाला पेज खोला हुआ है, 2nd वाला अगर मैंने पेज खोला हुआ है तो उसमें आ जाएगा आपके पास ID 2, आएगा सब पैराम्स के अंदर ही। और ये पैराम्स कौन दे रहा है? ये नेक्स्ट आपको दे रहा है। आपने कुछ सेट नहीं करना, आपने बस उस पैराम्स को निकालना है, उस पैराम्स में से आईडी आपने निकालनी है। तो इस डायग्राम को समझते हुए हम वापस अपने कोड की तरफ आते हैं। हमने कहा ये जो पैराम्स वाली चीज़ है ये नेक्स्ट हमें दे रहा है, और नेक्स्ट ने अभी रिसेंटली क्या किया है, पैराम्स के साथ एक चीज़ मैंडेटरी कर दी है कि आपने अवेट लगाना होगा। अवेट के बजाय पैराम्स से जो आप चीज़ निकालना चाह रहे हो वो नहीं निकली, पहले निकल जाती है। अच्छा, फिर मैंने कहा अवेट पैराम्स के अंदर से मुझे क्या चीज़ निकालनी है? आईडी निकालनी है। तो मैंने इस आईडी को क्या कर लिया, क्या कहते हैं इसे, डी स्ट्रक्चर कर दिया, पैराम्स में से निकाल ली। तो हमारे पास आईडी जो भी थी हमारे पेज की, हमारी बुक की, वो हमने कंसोल पे प्रिंट करा। अब कंसोल पे प्रिंट कराने से अच्छा हम क्या करते हैं, इस आईडी को मैं कहाँ प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ प्रिंट करा। तो जो भी हमारा पेज खोलेंगे हम, उसके साथ हमारी आईडी शो हो रही होगी। तो और से इस कोड को देखो, देखने में कोड बहुत छोटा सा है, क्या लिखा है, 2-3 लाइनें तो लिखी है, बस समझने वाली चीज़ है सारी जी। क्या किया, पैराम्स को यहाँ से डी स्ट्रक्चर किया, निकाला प्रॉप्स के अंदर से, और पैराम्स के अंदर से फिर आपने आईडी निकाली। अब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे हमने आईडी ही क्यों लिखा है, कुछ और क्यों नहीं है उसका नाम? पैराम्स का नाम फिक्स है, पैराम्स का नाम पैराम्स ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। आईडी का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस केस में इसका नाम आईडी क्यों रखा है? इससे पहले जब सकीना आई थी और यहाँ से भी इन्होंने बोला था बड़े कॉन्फिडेंटली कि हम नाम रख देते हैं बुक,
तो बुक वाली चीज क्यों नहीं चाहिए? क्या हुआ? तो बोलो ना। क्योंकि हमारा जो फोल्डर है उसका नाम वही 4-5 लोग बैठे हैं। बहुत है, सही बात है। अच्छा, तो हमने जो फोल्डर का नाम रखा है वो क्या रखा है? आईडी। तो पैराम्स के अंदर क्या चीज रिसीव होगी? आईडी की रिसीव होगी, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। इसका नाम कुछ और रखोगे, नाम में स्पेसेस नहीं लगाना। नाम में स्पेसेस तो भूल ही जाओ, नाम में स्पेसेस कभी नहीं लगाना प्रोग्रामिंग की दुनिया में। कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, नेम नाम रख दें इसका, नेम। तो यहाँ पे भी फिर आपको नेम ही रखना होगा। अच्छा, तो अभी भी यहाँ पे एक मसला है जिसको मैंने एनी करके सॉल्व कर दिया। डेटा आपके पास आता है ऑब्जेक्ट के अंदर, अब इसकी टाइप क्या रखनी है, ये असल सवाल है। नंबर पहले जो टाइप लिखने का तरीका था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट था, अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इंटरफेस, पहले हम इसकी टाइप बना लेते हैं, पैराम्स की जो भी टाइप है ना वो बना लेंगे। इंटरफेस हमें पता है भाई, हमारे पास आ रहा है पैराम्स, और पैराम्स के अंदर आ रहा है हमारे पास आईडी। आईडी हमेशा, आईडी हो या नेम हो या कुछ भी हो, हमेशा स्ट्रिंग नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, इंटरफेस का नाम नहीं रखा, इंटरफेस का नाम मैं रख देता हूँ पैराम्स। पैराम्स नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। पैराम्स के अंदर हमारे पास, हमें पता है भाई क्या आ रही है, आईडी आ रही है, और आईडी हमेशा स्ट्रिंग में है। तो एनी की जगह मैं क्या रख दूंगा, टाइप पैराम्स। क्या ये चल जाएगा? रख के देखते हैं। ओह, चल गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो पैराम्स की टाइप है वो क्या है? ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी जो हमने टाइप बनाई है वो क्या बनाई है? हमने बनाई है कि हमारे पास पैराम्स हैं, उसके अंदर आईडी आ रही है जो कि स्ट्रिंग है। फिलहाल हमारे पास एक ही पैराम है, आईडी, बस। मल्टीपल भी होता है लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स जब आप राउटिंग करते हो ना उसमें होता है। हमारे केस में नॉर्मली आपके पास यही होगी जी। पैराम जिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है उसकी डेटा टाइप असाइन करें। डी स्ट्रक्चर तो हो गया, लेकिन हम जो टाइप असाइन कर रहे हैं ना वो उस डी स्ट्रक्चर नहीं हुई भी चीज को कर रहे हैं जी। पैराम्स के अलावा एक और है सर्च पैराम्स, लेकिन सर्च पैराम्स को अभी नहीं डिस्कस करेंगे। सर्च पैराम्स क्या होता है फिर उसकी अलग डिस्कशन है, लेकिन मेनली हम पैराम्स यूज करेंगे। अच्छा, अब दो तरह के पेजेस हो गए जी स्ट्रिंग में। ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। ये वाला 5 भी स्ट्रिंग वाला 5। इसको आप किसी के साथ ऐड करोगे ना तो ये कॉन्केटिनेशन हो जाएगी, एडिशन नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हमारे पूरा फ्लो होना चाहिए। हमारी एक वेबसाइट है जो कि बुक्स सेल कर रही है, तो कोई हमारी वेबसाइट के अंदर आया, यहाँ पे हमारे पास 6 बुक्स शुरू हुई। अब मैं चाह रहा हूँ, अब यूआई अच्छा नहीं है, यूआई आप लोग मुझसे अच्छा बना लें तो यूआई इम्प्रूव कर लेगा, हमने लॉजिक सीखी। मैं चाह रहा हूँ कि जब जो भी मैं बुक पे क्लिक करूँ उस बुक का पेज खुल जाए। द रशियन पे क्लिक करूँ तो द रशियन वाला पेज खुल जाए। जस्ट एज आई एम जो है इस पे क्लिक करूँ तो इसका पेज खुल जाए। तो कैसे करेंगे?
तो यहाँ पर मैं आता हूँ, लिंक लगाने के लिए हमें पता है कि भाई कौन सा टैग यूज होता है, लिंक का टैग यूज होता है, लिंक का टैग यूज होता है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर से देखो, गौर से देखो, सवाल आ रहा है। हमने एक चीज लगाई हुई है की मैंने लगाई हुई है H2 से, तो H2 पे ही लगानी चाहिए या कहीं और लगेगी? इसका पेरेंट डिव, जो भी आपके पास सबसे पेरेंट होगा उस पे की लगेगी। तो हम की को शिफ्ट कर देते हैं लिंक के साथ। एरर आ रहा है, href नहीं पास किया है क्योंकि हमें पता है भाई लिंक के साथ तो href देना पड़ेगा। href के अंदर URL में हम क्या देंगे, क्या देंगे, स्लैश आईडी दे दूं डायरेक्ट, नहीं तो स्लैश बुक्स स्लैश आईडी। तो आईडी कैसे लिखूं, ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे book.id। तो ये हमारे पास URL हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि भाई जो पहली वाली बुक होगी ना, उस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास URL क्या होगा, स्लैश बुक्स स्लैश बुक की जो भी आईडी है, पहली वाली बुक की आईडी 1 है तो शायद वो खुल जाए, तो बुक की जो भी आईडी होगी वो वाला पेज खुलेगा। ये स्लैश बुक्स क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो URL है वो ऐसे ही है, लोकल होस्ट 3000 हम नहीं लिखते अपने URL में। जब भी हमने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है ये नहीं लिखते, उसके आगे जितनी भी चीज़ें वो पूरी लिखनी पड़ती है। तो स्लैश बुक्स हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी URL में है। उसके बाद बुक्स के बाद बुक की आईडी सेव करते हैं, देखते हैं कि अगर मैं बुक्स पे क्लिक करता हूँ तो क्या वो बुक का पेज खुलेगा या नहीं। तो द रशियन वाली बुक पे पहले हम क्लिक करते हैं, खुल गया। इसी तरह से मैं बैक जाता हूँ, जस्ट एज आई एम की आईडी क्या थी, 2 होगी, दूसरे नंबर वाली बुक है तो इसकी आईडी 2 ही है। इस पर क्लिक करते हैं तो इसका पेज खुल गया। वापस जाते हैं, तीसरी बुक पे क्लिक करते हैं, तीसरी वाली बुक का पेज खुल गया। तो इस तरह से जिस बुक को मैं क्लिक कर रहा हूँ उस बुक का पेज खुल रहा है और उसकी आईडी शो हो रही है। अच्छा, क्या खोल के दिखाओ, हाँ कोड देख लो, ये देखो। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या चीज यूज करी है, टेम्पलेट लिटरल्स। यहाँ डबल कोट्स लगाओगे, नीचे आ गया थोड़ा सा, ये हमारे पास मैप का फंक्शन है। मैप के फंक्शन के बाद हमने क्या किया, इस पेज के अंदर क्या हो रहा है, सारी बुक्स का डेटा शो हो रहा है। जिस बुक पे मैं क्लिक करूंगा उस बुक का पेज खुल जाएगा। ये काम हो रहा है बस इसके अंदर। अच्छा, डायनेमिक पेजेस हमने बनाने हैं तो उसके लिए हमने पढ़ा था डायनेमिक राउट्स। डायनेमिक राउट्स वाला मैं पेज खोलता हूँ और उसको भी देख लेते हैं एक नज़र फिर से कि डायनेमिक राउट बनाने के लिए फर्ज ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट पे फोल्डर का नाम होना चाहिए, वो हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी, पैराम्स, कि हमारे पास जो भी डेटा, जो भी हमारे पास URL में डायनेमिक चीज़ है ना, वो पैरम्स के अंदर वो दे रहा है। नेक्स्ट ईयर हमें उस डेटा के अंदर से, पैरम्स के अंदर से सिर्फ एक चीज़ चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी। जब हमारे पास आईडी आ गई, हमने उस आईडी को
प्रिंट कराते हैं। तो कोड देखें, बहुत छोटा सा कोड है। पैरम्स की डेटा टाइप ये लिखी हुई, जिसके अंदर हम बता रहे हैं भाई एक पैरम्स होगा, उसके अंदर आईडी होगा। इतनी देर जो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो ये क्या था? जिनको पानी पीना है तो वो तो जाके पीकर आ जाते हैं, बट जो है हमने क्लास के टॉपिक्स कंटिन्यू रखने हैं। अभी मेन चीज़ रह गई है इसमें। क्या चीज़? हाँ, 2 मिनट आप लोग जो है ये कर सकते हैं, 5 मिनट नहीं, 5 मिनट तो सो जाएगा बच्चा। 2 मिनट आप लोग ये करें। तो जो भी प्रोडक्ट है उसकी आईडी आ गई है। हमने क्या करना है, उस प्रोडक्ट का डेटा भी दिखाना है। अभी मेरे पास डेटा आ रहा है कहीं, डेटा से मुराद यहाँ पे हमने जहाँ पे बुक की आईडी तो शो हो रही है, क्योंकि वो हमने यूआरएल से निकाल दी है पैरम्स के थ्रू। लेकिन हमने आईडी थोड़ी शो करानी है, हमने नेम शो कराना है। तो नेम कहाँ से लाए? नेम तो आ ही नहीं रहा पैरम के अंदर। पैरम के अंदर तो सिर्फ आईडी आई, लेकिन इस आईडी को यूज करते हुए हम बुक का डेटा फैच कर सकते हैं फिर से। तो उसके लिए हमें कौन सी एपीआई यूज करनी होगी? ये वाली एपीआई क्या कर रही है, सारी बुक्स को लाके दे रही है। हमें सारी तो नहीं चाहिए, हमें तो वो बुक चाहिए जिसको हमने खोला है। अगर मैंने 5 वाली बुक को खोला है तो 5 वाली बुक का डेटा चाहिए। तो उसके लिए ये वाली एपीआई सूटेबल है, या थोड़ा और नीचे हम एक्सप्लोर करें? ये एपीआई क्या कह रही है? गेट अ सिंगल बुक। मतलब ये एपीआई हमारे पास हेल्प करेगी किसी एक बुक का डेटा फैच करने में। तो इसी एपीआई को हम यूज करते हुए क्या करेंगे, उस बुक की आईडी से डेटा फैच कर देंगे उस बुक का। देखते हैं कैसे। यहां पर मैं आता हूं। अच्छा, आईडी तो हमारे पास आ गई है। अब हमने फैच का फंक्शन यूज करते हुए फैच का फंक्शन यूज किया। फैच के अंदर हमने एपीआई का यूआरएल डाला। यूआरएल के अंदर हमें पता है सबसे पहले हमारे पास बेस यूआरएल हम डालते हैं। ये रहा बेस यूआरएल, कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। उसके आगे हमने एंड पॉइंट्स बताना होता है, तो हम कौन सा एंड पॉइंट यूज करेंगे? ये वाला एंड पॉइंट यूज करेंगे। तो हमारे पास जो भी यूआरएल है उसके आगे स्लैश लगा के, एक दफा स्लैश लगाएंगे, बुक्स और बुक्स आईडी। ये जो बुक आईडी है ये एज अ प्लेस होल्डर इन्होंने दी हुई है। इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे? हमारी जो भी पैरम में से आईडी आ रही है उससे। तो हम ये वाली एपीआई रिक्वेस्ट करेंगे जिसमें हम सिर्फ उस बुक का डेटा मंगवा रहे हैं जिसका पेज हमने खोला है। क्या कर दूं? डॉट देन से। अरे अवेट से आसान है ना, उससे भी कर सकते हो, अपने पास कर लो, लेकिन इसको समझने में हमें आसानी होगी और जो है मेन कॉन्सेप्ट जो है समझ आ जाएगा। देन कर सकते हैं हम, उससे भी कर सकते हैं, बट उसको जो है ना हमारा कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा, जो भी हमारे पास डेटा है वो आ जाएगा। किस फॉर्म में आएगा? जेएसएनवी फॉर्म में आएगा। जेएसएनवी फॉर्म में आने के बाद हम क्या करेंगे, उस डेटा को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में, और जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसका console.log फिलहाल प्रिंट करा देंगे। तो 3 स्टेप करेंगे। पैरम्स में से आईडी निकाली और एक एपीआई रिक्वेस्ट करी जिसके अंदर हमने आईडी पास कर दी। तो अब जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो सिर्फ
उस स्पेसिफिक बुक का आएगा जिसकी हमने आईडी पास करी, और फिर डेटा को हमने कन्वर्ट कर दिया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में और डेटा को प्रिंट करा दिया। देखते हैं क्या होता है, चला के देखते हैं। लोकल होस्ट 3000, किसी एक बुक के अंदर मैं जाता हूँ, ये पहली वाली बुक में ही चलते हैं। तो हमारे पास ID 1 आ रही है, देखिए स्टाइलिंग भी मैंने कर ली, बैकग्राउंड रेड, फेवरेट। अच्छा, डेटा जो हमारे पास कहाँ पे शो होगा, कंसोल पे, क्योंकि हमने प्रिंट करा है कंसोल में। तो डेटा देखने के लिए मैं खोलूँगा अपना टर्मिनल, और टर्मिनल के सबसे नीचे आते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी बुक का डेटा आ रहा है, जिस बुक की ID 1 है, और ID के साथ उसका नेम, उसके ऑथर का नेम, उसका ISBN नंबर, टाइप, उसकी प्राइस, सारी चीज़ें अवेलेबल है नहीं, सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। एरे की फॉर्म में आ रही है या सिर्फ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रही है? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में क्यों आ रही है? ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि सिर्फ एक बुक है और हमें चाहिए भी एक ही बुक। तो हमारे पास डेटा आ गया है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, एक ही बुक का डेटा है, और इस बार ज़्यादा डेटा आया क्योंकि हमने सिर्फ एक बुक का डेटा मंगवाया। तो फिलहाल मुझे इस डेटा में से क्या चीज़ चाहिए, डॉट नेम चाहिए बस। ID तो हमारे पास पहले ही लिखी हुई है, जो कि हमारे पास पेरेंट्स से आ रही है, उसको रहने देते। यहाँ पे आके मैं H2 लगाता हूँ और लिखता हूँ डेटा डॉट नेम, सही है। और यहाँ पे जो है मैं नेम ऐसे लिख देता हूँ ताकि हमें पता है, सही है। कोई एरर तो नहीं आ रहा, गलती है कोई? स्मॉल आएगा। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे कोई एरर नहीं देगी, तो मतलब हमने कुछ तो सही लिखा है। देखते हैं, नेम की हेडिंग आ गई, बट जो असल नाम है वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेम का N जो है वो स्मॉल में आ रहा है। अब ये टाइप स्क्रिप्ट को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने इस डेटा की टाइप नहीं बनाई है। टाइप बना दोगे, टाइप स्क्रिप्ट को भी पता चल जाएगा, तो फिर आपको इस तरह के एरर करने नहीं देंगे। इतनी छोटी सी गलती थी, बट जो है मुझे मिलती ही नहीं करनी, क्या गलती है। तो इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि टाइप्स बना लो एक दफ़ा, आसानी हो जाएगी, गलतियाँ कम हो जाएंगी। जितना टाइम आपका गलतियाँ सॉल्व करने में जाएगा, उससे बहुत कम टाइम आपका टाइप बनाने में होगा। तो टाइप बना लो, उसके अंदर ही नेम दे देंगे। पहले इसको तो देखने चल रहा है, नहीं चल रहा। डेटा डॉट नेम मैंने लिखा, यहाँ पे नेम आ गया। अच्छा, अगर मैं कोई और बुक खोलूँ तो ID हमारे पास क्योंकि 2 है, तो दूसरी बुक का हमने डेटा फेच किया और उसका नेम प्रिंट करा। अगर मैं तीसरी वाली बुक खोलूँ तो तीसरी वाली बुक का इसने डेटा फेच किया और तीसरी वाली बुक का नेम प्रिंट करा। तो इस तरह से आपके डायनेमिक पेजेस बनते हैं। URL के अंदर सिर्फ आपको ID मिलती है, ID को यूज करते हुए बाकी सारा डेटा फेच करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया ऐसे। फर्ज करें आपके पास एक क्लाइंट आता है, क्लाइंट बोलता है मुझे अपनी कंपनी की वेबसाइट बनवानी है और उस वेबसाइट के अंदर कंपनी की डिटेल्स होंगी, कंपनी का नाम होगा, कंपनी का अबाउट सेक्शन होगा, कंपनी का टेस्टिमोनियल का सेक्शन होगा, ये वेबसाइट है। अब आपने वो वेबसाइट बना दी नेक्स्ट.js को यूज़ करते हुए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मसला तब आएगा जब क्लाइंट बोलेगा कि भाई मुझे जो है अपनी जो कंपनी है उसका टेस्टिमोनियल के अंदर एक और टेस्टिमोनियल को ऐड कर दो। वो तो नहीं कर सकता, उसको तो नेक्स्ट.js नहीं आती।
तो वो फिर आपको कांटेक्ट करेगा, आपको बोलेगा यार ये वाला टेस्टिमोनियल भी डाल दो, फिर आप वो टेस्टिमोनियल भी डालोगे। फिर उसके बाद कल को उसका ख्याल आया यार मुझे गैलरी वाली इमेजेस डालनी है, अपने ऑफिस की इमेजेस डालनी है, तो फिर वो आपके पास आएगा, आपसे बोलेगा यार ये इमेजेस डालो, फिर आप डालोगे। तो ये एक जो है ड्रॉबैक आ गया, जिसका नुकसान ये है कि क्लाइंट को हर चेंजेस के लिए आपसे कांटेक्ट करना पड़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को, ये अच्छा है तो आपका अब उसके पैसे जोड़ ही देगा, वो आपसे बोलेगा टेस्टिमोनियल का ये वाली रिव्यू ऐड कर दो, आप उससे क्या ही चार्ज कर दोगे, आपके लिए तो 2 मिनट का काम है, लेकिन अब ज़रूरी थोड़ी है जैसे ही वो मैसेज करे आप फौरन ही अपडेट कर दो। आप हो सकता है बिजी, आप 1 घंटे बाद करो, आप 2 घंटे बाद करो। और क्लाइंट 2 साल बाद उसे ख्याल आया कि भाई 2 साल बाद मुझे अब कंपनी का नाम चेंज कर देना चाहिए, फिर आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, मतलब 2 साल बाद भी आपको पीछे नहीं छोड़ेगा, छोटे छोटे काम के लिए तंग करेगा आपको। तो हमारे पास फिर कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा क्लाइंट भी इस चीज़ पे इरिटेट होगा, बोलेगा यार ये क्या है, इससे अच्छा तो मैं विक्स पे बना लेता, विक्स का ऐड आता है ना, 2 मिनट में वेबसाइट बन जाती है, परफॉर्मेंस नहीं होगी लेकिन चेंज आराम से कर लेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट.जेएस का एक कॉन्सेप्ट है हेडलेस CMS। हेडलेस का मतलब तो पता है, तो यह है यहाँ पे हेडलेस नहीं नहीं, ये सारे हेड वाले हैं। अच्छा CMS क्या है? कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट क्या होता है? आपकी वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट है, पिक्चर्स हो गई, टेक्स्ट हो गया और इमेजेस हो गई, ये सारी चीज़ें आपके पास कंटेंट है। वेबसाइट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके कंटेंट को मैनेज करने में हेल्प करे, उसको हम कहते हैं CMS। CMS की एग्जांपल सिर्फ CMS की वर्डप्रेस एक CMS है जो कि आपको वेबसाइट भी बना के देता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें आप कंटेंट को मैनेज भी कर सकते हो, कंटेंट को चेंज कर सकते हो। शॉपिफाई, उसके अलावा विक्स, अभी मैंने नाम लिया है, उसके अलावा हबस्पॉट, ये सारे CMS हैं। इसमें आप वेबसाइट बना सकते हो लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी ना, हमें तो परफॉर्मेंस भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। तो अब इसको अचीव करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया हेडलेस CMS। हेडलेस का मतलब ये है कि CMS का हेड नहीं होगा। CMS का हेड क्या है? फ्रंट एंड, मतलब CMS के सारे फीचर्स होंगे लेकिन आपका जो CMS है वो वेबसाइट भी बना रहा होगा, वेबसाइट आप बना रहे होगे नेक्स्ट.जेएस के अंदर। तो हमारा जो फ्रंट एंड है वो नेक्स्ट.जेएस के अंदर होगा और जितना भी वेबसाइट का कंटेंट है, इमेजेस हो गई, टेक्स्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, सारा कंटेंट हमारे पास होगा एक दूसरी जगह जिसको हम कह रहे हैं हेडलेस CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मैं कोई कंटेंट, कोई इमेज यहाँ हेडलेस CMS में से चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट में भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि हमारा हेडलेस CMS और हमारी वेबसाइट एक दूसरे से लिंक है। अच्छा, लिंक करने के लिए क्या चीज़ यूज होगी? लिंक करने के लिए यूज होगी APIs। APIs कौन बना के देगा? जो भी हमारे पास हेडलेस CMS होंगे, बहुत सारे, हम एक यूज करेंगे। एक सीख लिया, आप सारे कर सकते हैं। हम जो यूज करेंगे उस हेडलेस CMS का नाम है सैनिटी। मतलब ये कि आपकी वेबसाइट का तमाम कंटेंट सैनिटी के अंदर होगा और आपकी वेबसाइट का सारा डिजाइन फ्रंट एंड नेक्स्ट.जेएस के अंदर है। तो यूज़र जो भी आएगा वो इजीली आके आपकी परफॉर्मेंस वाली वेबसाइट जो है वो नेक्स्ट.जेएस वाली वेबसाइट देखेगा। क्लाइंट जो है उसे अगर कल को कोई चेंज करना है तो वो सैनिटी से कर सकता है, सैनिटी जो कि हेडलेस CMS।
इसको अगर मैं दिखाऊं तो एक मैंने वेबसाइट बनाई हुई है जिसका नाम है, क्या नाम था ये, इसका जो कंटेंट आ रहा है इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें। ये सर्विसेज वाला सेक्शन है, उसके अलावा अच्छा ये बनी हुई है नेक्स्ट.जेएस के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे जो है मैं सर्विसेज वाले सेक्शन में जाऊँगा तो अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, अब कल को हम सोचते हैं कि भाई एक और सर्विस ऐड करनी है, तो एक और सर्विस ऐड करने के लिए डेवलपर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। हेडलेस CMS जो कि सैनिटी है इस केस में भी, उसके थ्रू कोई भी बंदा नई सर्विस ऐड कर सकता है। अच्छा हेडलेस CMS जो कि हमारे पास सैनिटी है वो दिखता किस तरह का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे, लिखता हूँ स्टूडियो। सैनिटी की ये ख़ास बात है कि आप सैनिटी को नेक्स्ट.जेएस के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। मतलब सैनिटी का अपना डैशबोर्ड है, वो आपने नहीं बनाना, वो बना है। आपने क्या करना है, आप देखो मैंने URL में चेंज नहीं किया, मैं URL पे जाके लिखा अपनी वेबसाइट पे URL zemax.vercel.app, उसके आगे /studio लगाया ना। अब ये मेरा बेसिकली डैशबोर्ड खोल है, बट उसके लिए ज़ाहिर है मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन कर लेते हैं, वरना तो हर कोई एक्सेस कर लेता ना। तो लॉगिन वाली चीज़ भी इन्होंने खुद ही इम्प्लीमेंट करी है, हमें इसके लिए कोई कोड नहीं देगा। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। इस वेबसाइट का डैशबोर्ड खुल गया। मज़े की बात, इसका UI मैंने नहीं बनाया, सैनिटी ने बनाया दिया, और ये मेरी वेबसाइट में एम्बेड हुआ, मतलब वेबसाइट का ही हिस्सा है, अलग मैंने कोई डैशबोर्ड नहीं खोला। अच्छा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं, सर्विसेज, ब्लॉग, पेज, केस स्टडीज। अगर मुझे कल को कोई नई सर्विस ऐड करनी है तो मैं जाऊँगा सर्विसेज में। यहाँ पे कितनी सर्विस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 ही शो हो रही थी यहाँ पे, नहीं यहाँ पे भी हमारे पास 6 ही सर्विस शो हो रही है, 1 2 3 4 5 6, और इन 6 सर्विसेज के डायनामिक पेजेस बने हुए हैं। देखो URL क्या है, services/web development। इसी तरह से मैं बोलता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला services/graphic design। तो ये डायनामिक पेजेस भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया यहाँ मैं कोई सर्विस ऐड करता हूँ तो वही सर्विस का पूरा ये पेज भी बना देगा, लेकिन वो नेक्स्ट.जेएस में मैंने इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे सैनिटी को लिंक कर रहा है, ये नेक्स्ट.जेएस और सैनिटी लिंक हो रही है किसके साथ, अब एक दूसरे के साथ APIs के थ्रू। सैनिटी आपको APIs बना के देता है, सैनिटी आपको APIs बना के देता है। आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास अगली क्लास में जब आए तो एक चीज़ इंस्टॉल हुई भी होनी चाहिए, वो है सैनिटी। इंस्टॉल करने के लिए आप बहुत आसान से स्टेप्स हैं। मैं अपनी रेपो में आता हूँ जो कि हमारी पेनावर्स वाली रेपो है। इसके अंदर हमारे पास हेडलेस CMS वाला स्टेप कौन सा है, ये रहा स्टेप 09 के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ कौन सा हेडलेस CMS हम यूज़ करेंगे, सैनिटी पे चलते हैं। स्टेप 00 के अंदर बिल्कुल सैनिटी को कैसे सेटअप करते हैं बेसिक तरीके से बताएं। इसको आप खोलोगे तो इसके अंदर आपके पास नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बनाने का तरीका, मेरा पहले प्रोजेक्ट बनेगा नेक्स्ट.जेएस का, ये स्टेप लिखा है। उसके बाद सैनिटी को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसकी ये कमांड आपने चला देनी है। बस इस कमांड में एक छोटी सी चेंज ये करना, क्या चेंज करोगे, ये जो प्रोजेक्ट का नाम है ये अपने हिसाब से रख दो, ये भी रख दो तो मसला नहीं है। ये प्रोजेक्ट का नाम है, बाकी कमांड एज इट इज़ यही रहेगी।
अच्छा, स्टूडेंट लीडर जो हैं वो अनाउंसमेंट सुन लें। स्टूडेंट लीडर्स फैकल्टी डेस्क पे आ जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अच्छा जी, तो हमारे पास अगला स्टेप ये हो गया। उसके आगे जब आप इंस्टॉलेशन करते हो ना, तो ये 5-6 आपसे सवाल करता है। उन सारे सवाल के जवाब भी मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं कि पहला सवाल ये करेगा, उसका जवाब आपने क्या देना है, यस देना है। जैसे नेक्स्ट यस सवाल करता है ना, वैसे सैनिटी भी करता है। इसमें भी आपने यस यस, स्टूडियो के अंदर भी यस, सबके अंदर आपने यस यस करने के बाद, सब सारे जवाब देने के बाद आपका सैनिटी थोड़ा सा लोड होगा। उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा, आपके पास कॉन्फ़िगर हो जाएगा। टाइप्स भी बना के दे देते हैं, बहुत अच्छा एड्रेस लेना से। उसके बाद आपको पता है प्रोजेक्ट चलाने के लिए कौन सी कमांड होती है, npm -back। तो ये वाले स्टेप में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कैसे सैनिटी को चलाओगे। इसी के साथ अगला जो स्टेप होगा आप लोगों का, कि सैनिटी में जैसे मैंने सर्विसेज ऐड करनी है, आप लोग बुक्स ऐड करोगे। बहुत सारे लोग पूछेंगे अपनी बुक्स ऐड करनी है, अपनी बुक्स ऐड करनी है, सैनिटी से कर सकते हो और बुक्स के अंदर इमेजेस भी डाल सकते हो। तो वो सारे काम कैसे करते हैं, वो अगला स्टेप हमारे पास आता है 01, जिसके अंदर अगेन बेसिक तरीके से बताया गया है स्टेप बाय स्टेप आपने क्या क्या काम करने हैं। तो यहाँ तो फिलहाल हम टेक्स्ट का बना रहे हैं, जिसके अंदर आप सैनिटी के अंदर टेक्स्ट डाल सकते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपके पास यहाँ पे स्टेप 01 के अंदर करनी है। तो ये आप लोगों का टास्क है, अगली क्लास में आप लोगों ने ये करके आना। अच्छा, एक कंपटीशन है क्लास एंड करने से पहले। वो कंपटीशन ये है कि हमारे पास अच्छा, स्टूडेंट लीडर हमारे पास अभी जो है मसरूफ़ है, वरना जो है हम इनसे ही करवाते हैं। चले, कोई बात नहीं। जी, कौन है? ठीक है, आज तो मैं घर जाते ही जो है ना, घर में जाता हूँ यहाँ से 3 बजे के करीब, तो घर जाके ही सोना होता है। अच्छा, ये बन गया। पहले बोल रहा है वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फॉर अ सैनिटी प्रोजेक्ट इन नेक्स्ट फोल्डर? यस, इसको बाहर कर दिया। प्लीज़ रीड द कंपैटिबल। अच्छा, नेक्स्ट ईयर 15 में कुछ इश्यूज आएंगे, पर वो देख लेंगे। टाइप स्क्रिप्ट हमने कर लिया है, जाहिर सी बात है इसको भी यस कर देते। ये सवाल इसको नो नहीं करना, वरना आपका सैनिटी और मेरा सैनिटी डिफरेंट है। क्या हम सैनिटी स्टूडियो को अपने नेक्स्ट ईयर की एप्लीकेशन में एम्बेड करना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं सैनिटी अलग हो, नेक्स्ट ईयर अलग हो? हम चाह रहे हैं एम्बेड हो, दोनों भाई भाई के साथ हो। अगला सवाल वो कह रहे हैं आपका जो स्टूडियो है वो स्लैश स्टूडियो पे खुलना चाहिए या स्लैश डैशबोर्ड पे खुलना चाहिए, कहाँ खुलना चाहिए? तो हम स्लैश स्टूडियो पे ही कर देते हैं, ये प्रैक्टिस है। इसको डायरेक्ट एंटर कर दिए। बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बनाना है या एक बना बनाया प्रोजेक्ट आपने यूज करना है? बना बनाया। वो समझ नहीं आएगा, तो शुरू से जब आप बनाओगे ना तो समझ आएगा। तो हम कहेंगे क्लीन प्रोजेक्ट बनाना है, जिसके अंदर कोई बड़ी बनाई चीज़ नहीं होगी, बस एक खाली डैशबोर्ड होगा। उसके बाद वुड यू लाइक टू ऐड प्रोजेक्ट आईडी, डेटा सेट आईडी? यस, उसको भी यस कर देते हैं। तो हमारी यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो जाएगी और सैनिटी हमारे पास कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फिर आगे आप स्कीमा से रिलेटेड काम कर सकते हैं।